दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र इंडिया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सबसे पहले इंडिया नामक एक जर्नल का प्रकाशन 1890 में कराया गया, जिसे 1898 में साप्ताहिक बना दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दोस्तों स्वशासन आंदोलन, जिसको होम रूल आंदोलन कहा जाता है, ये प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 18 ईस्वी की अवधि में चलाया गया था। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की थी, जिसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तो सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपको, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो ये बहुत सीधा सा आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है जे.बी. कृपलानी। दोस्तों 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आचार्य जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनको 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था और स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई भारत को, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। ऑप्शन देखिए, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, या 14 अगस्त 1986 को इलाहाबाद में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। आप जानते हैं जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी और इसे प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष विशन नारायण दत्त थे। तो सही उत्तर है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण दत्त थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। तो सही उत्तर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अन्य दो सदस्यों में स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। दोस्तों 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की थी, जिसमें जो प्रमुख प्रस्ताव थे उसमें भारत की एकता, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी जाए, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी, और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। तो सही उत्तर है दोस्तों कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था।
तो सही उत्तर है सैयद अहमद खां। दोस्तों 1893 में सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की और बनारस के राजा के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन और उनके संस्थापक हैं। देखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेद समाज दोस्तों केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू के द्वारा। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए का पहला, बी का 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है आपको बताना है। देखिए, सही मिलान जो है वो है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये आपका बिल्कुल सही मिलान किया गया है। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां। देखिए, सैयद अहमद खां ने दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1969 में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जेएनयू की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये था लाहौर सत्र। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। और फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। तो सही उत्तर है लाहौर सत्र में दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर है दांडी यात्रा के साथ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये शुरू हुआ था। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। और उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ या सहायकों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में उन्होंने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। और नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैला। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन है देखिए, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या उपर्युक्त में से सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। और दोस्तों इस आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही थी। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे और गांधी जी के द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? तो सही उत्तर है बेब मिलर। दोस्तों बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसने गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धर्षणा की पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है
कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मार काट और विद्रोह देखे, लेकिन धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। धर्सना का जो रिपोर्टिंग है वो बेब मिलर ने ही किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वो कौन सा स्टेट रहा? बंगाल, बिहार, मद्रास और उड़ीसा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल। दोस्तों, जुलाई 1947 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। इन प्रांतों में मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत थे। और बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाए थे, लेकिन उसमें बंगाल शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो देख लीजिए दोस्तों। 1935 के अधिनियम के बाद 1937 में जो चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? तो ये था दोस्तों 28 माह। दोस्तों, ये 1937 में चुनावों से जो कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ था उनका कार्यकाल 28 माह था। और दोस्तों देखिए, 22 अक्टूबर कब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939, ये देखिए ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 अक्टूबर 1939 की तिथि, और 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर के दिन को जो है 22 दिसंबर 1939 के दिन को मुक्ति दिवस या डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया था? तो ये था दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो था ये कब हुआ था आपको पता है दोस्तों? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में आयोजित हुआ था और इसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इस अधिवेशन में वो गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इसके पहले दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में था, जबकि हरिपुरा 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, या फिर उपर्युक्त सभी ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन इन सभी पार्टियों यानी उपर्युक्त सभी ने, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी और पंजाब एंड मुस्लिम लीग, इन सभी ने नहीं किया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। देखिए यहाँ ऑप्शन सी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। तो याद रखिए, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था और जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सरोजिनी नायडू ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यानी क्विट इंडिया का नारा जो है ये किसने दिया था? तो सही उत्तर है यूसुफ मेहर अली। दोस्तों, भारत छोड़ो या क्विट इंडिया या करो या मरो, डू और डाई का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था।
अगला प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1941 से 45 के मध्य, देखिए 1941 से 1945, यहाँ पर देखिए ये जो है 6 वर्षों तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है उषा मेहता ने। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारण किया जाता था जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ऑप्शन है मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस या शाहनवाज खां। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहन सिंह। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम कमांडर यानी सेनापति बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब? तो सही उत्तर है 21 अक्टूबर 1943 को। दोस्तों, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस ने किया था और लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थीं। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड थे। अगला प्रश्न है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है साइमन कमीशन। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये प्रावधान किया गया था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के बाद पुनरावलोकन या रिव्यू किया जाए। वर्ष 1927 से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग और रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, और वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और पंचशील के प्रणेता और गुट निरपेक्षता सिद्धांत के प्रवर्तकों में शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं दोस्तों, इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में शामिल किया गया है और दोस्तों आलोचकों ने केवल इसे पवित्र लोकोक्तियां कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने ये कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित किया गया है। दोस्तों,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं, इसमें कोई चोरी नहीं, और संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो सही उत्तर है ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको कांग्रेस का संस्थापक भी कहा जाता है। और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और पहले महासचिव ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था और सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 1921 से 1926 तक था और इसी के समय चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत का वायसराय था, जिसके समय 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। तो दोस्तों लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। और एक प्रश्न और बनता है कि साइमन कमीशन भारत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया? तो वो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के विषय में क्या सही नहीं है? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, सही है। गांधी जी भगवत गीता को पिता मानते थे, ये सही नहीं है। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे, सही है। और गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग रोलट एक्ट के दौरान किया था। तो सही उत्तर बी जो है, गांधी जी भगवत गीता को पिता मानते थे, ये सही नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी भगवत गीता को माता मानते थे। इन्होंने सर्वोदय की अवधारणा दी, न्यासिता का सिद्धांत दिया, कुटीर उद्योगों का समर्थन किया और ये टॉल्स्टॉय के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी के उपर्युक्त कथन किस आंदोलन के दौरान कहे गए थे? तो सही उत्तर है दोस्तों दांडी मार्च। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी द्वारा कहा गया था कि मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इन सभी का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? आपको बताना है। तो यहाँ पर ऊधम सिंह द्वारा लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या 1940 में की गई थी, ये कथन आपका सही है। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1918 में किया, सही नहीं है। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा अधिवेशन आंदोलन खड़ा कर दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही नहीं है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1930, ये भी सही नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है दोस्तों, ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। दोस्तों सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1918 में नहीं बल्कि 1915 में की थी। इसके अलावा मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी का कथन है। इसके अलावा दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया था, वो तिथि थी 8 अप्रैल 1929। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया, इस मुकदमे में तिलक के वकील कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग का गठन किया था और इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए तिलक पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे में तिलक की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने वकीलों की टीम का नेतृत्व किया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त ने सैंडर्स की हत्या कब की थी? तो सही उत्तर है 1928। दोस्तों ये तिथि थी 30 अक्टूबर 1928। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्हें बर्बरता से पीटा गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924, ये सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1927, ये सही नहीं है। इसके अलावा भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 सही है, और अभिनव भारत की स्थापना 1904, ये भी आपका सही है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी जो कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1927, ये सही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिक HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1927 में नहीं बल्कि 1928 में की गई थी, और इसके संस्थापकों में चंद्रशेखर आज़ाद, शिव कुमार वर्मा, जयदेव कपूर, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह और दुर्गा भाभी शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1916-17 में जस्टिस आंदोलन कहाँ चलाया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मद्रास में। दोस्तों NC मुदलियार, P त्यागराज और TM नायर द्वारा मद्रास में जस्टिस आंदोलन 1916-17 में चलाया गया था, और केरल में 1924 में वायकोम आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, VP बाडिया या फिर MN जोशी। तो सही उत्तर है VP बाडिया। दोस्तों मद्रास मजदूर संघ के नाम से 1918 में VP वाडिया ने भारत के प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, और MN जोशी के प्रयास से 1925 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा का गठन किया गया। इसमें गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देव नारायण पांडे और केदारनाथ तथा जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। तो सही उत्तर है अवध किसान सभा का गठन 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में किया गया था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सबसे पहले ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। दोस्तों जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति या जो है चीफ कमांडर घोषित किया गया, और इन्होंने यहीं पर ये नारा सैनिकों को संबोधित करते हुए दिया था। अगला प्रश्न है, जापान से प्राप्त द्वीप जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा था वो कौन सा द्वीप था। तो सही उत्तर है अंडमान। दोस्तों 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए, जिसका नाम यानी अंडमान का नाम इन्होंने शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी। तो आप जानते हैं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर, सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, जो एक अस्थायी सरकार थी। जापान, जर्मनी और इटली ने इसे मान्यता प्रदान की थी। इस अस्थायी सरकार में सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री, युद्ध और विदेश मामलों के मंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा कहाँ चलाया गया था। तो उत्तर है दिल्ली में। दोस्तों 1945 में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर दिल्ली के लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की तरफ से भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू,
तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू तथा आसफ अली ने बचाव की तरफ से वकालत किया था। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो पार्ट है, पार्ट 2, इसमें देखिए प्रश्न है कि 1945 में दिल्ली में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक पर मुकदमा नहीं चलाया गया था। ऑप्शन है मोहन सिंह, गुरबख्श, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहन सिंह। दोस्तों, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान पर मुकदमा चलाया गया था, जबकि मोहन सिंह इसमें शामिल नहीं थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, एलटी ग्रेड और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।